हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ अक्षरा आर्या। आइए एक नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी क्वाड के नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करने के लिए अमेरिका पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर अमेरिकी अधिकारियों और भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने उनकी आगवानी की। संधू ने नमस्ते यूएसए कहकर मोदी का अभिवादन किया। वहीं मोदी के स्वागत के लिए काफी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग भी मौजूद थे और वॉशिंगटन में बारिश होने के बावजूद उनके उत्साह में कमी नहीं दिखी। प्रधानमंत्री मोदी 24 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से वाशिंगटन में मुलाकात करेंगे। ये पहला मौका होगा जब दोनों नेता आमने सामने मुलाकात करेंगे। इसके अलावा व्हाइट हाउस में क्वाड देशों के नेताओं की बैठक होगी। इसके बाद मोदी न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाएंगे और 25 सितंबर को वहां संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी में तैयारियां जोरों पर हैं। लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर सीएम योगी के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की शिष्टाचार भेंटें हुई। चुनावी रणनीति की समझ रखने वाले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के हाथ में पूरे चुनाव अभियान की कमान रहेगी, जबकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को युवा वोटरों को पार्टी से जोड़ने का जिम्मा दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि धर्मेंद्र प्रधान अपनी टीम के साथ 3 दिन के लखनऊ दौरे पर हैं और इन 3 दिनों में लगातार सह प्रभारी और क्षेत्र प्रभारियों की टीम यहां लगातार मैराथन बैठकें करेंगी। धर्मेंद्र प्रधान अपने रणनीतिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं और प्रधान कई राज्यों के चुनावी प्रभारी के रूप में कार्य कर चुके हैं। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि अपने अनुभवों से यूपी में विजय पताका फहराने में धर्मेंद्र प्रधान कामयाब जरूर होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहम्मद अमान, बताइए कि क्या कुछ चुनावी रणनीतियां बनने के आसार दिख रहे हैं? आपको बता दें कि जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री है उनको चुनाव प्रभारी बनाकर उत्तर प्रदेश में भेजा गया है। ये अपने टीम के साथ 3 दिवसीय दौरे प्रदेश आए हैं। आज इनका गोरखपुर दौरा है, जहां पर कई कार्यक्रम है और मंदिर में एक आयोजित कार्यक्रम भी है जहां पर ये शामिल हुए हैं और ये अपने चुनावी कार्यक्रम जी मोहम्मद, आपको हमारी आवाज आ रही है? मोहम्मद अमान, मोहम्मद अमान से हमारी तकनीकी खराबी की वजह से हमारे संपर्क टूट गए हैं। ऐसे ही हम उनसे खबरें की जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मिशन मोड पर है। इसी के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। बता दें, कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अक्टूबर को प्रधानमंत्री का शासन व्यवस्था के मुखिया के नाते उनके 20 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। भाजपा ने इस साल 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण के 20 दिन को जन जागृत जनसंपर्क के रूप में पालन करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तालिबान का समर्थन करने का अर्थ है भारत विरोधी, मानवता विरोधी, महिला विरोधी और बाल विरोधी कृत्यों का समर्थन करना। उन्होंने कहा कि लोगों को इस्लामी चरमपंथी गुटों से सहानुभूति रखने वाले लोगों से सावधान रहना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के ढोलना निर्वाचन क्षेत्र के
एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। सीएम योगी ने 340 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को एक नए भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर ले जा रहे हैं। इस पर चलते हुए उत्तर प्रदेश भी बदल रहा है और विकास, सुशासन और सुरक्षा का नया मॉडल बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ तत्व हैं जो भारत के विकास को पसंद नहीं करते, कहीं ना कहीं वे देश के विकास को बाधित करना चाहते हैं। हमें ऐसे लोगों की पहचान करनी है जो तालिबान की क्रूरता का समर्थन करते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया है। अनायत अशरफ डर नाम के इस आतंकी का नागरिक पर गोली चलाकर उसे घायल कर दिया था। इसके बाद आतंकी के खिलाफ सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि उन्होंने आतंकी को सरेंडर करने का मौका दिया था, लेकिन उसने इस पर इनकार कर दिया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने उसका एनकाउंटर किया। घायल नागरिक अब भी अस्पताल में भर्ती है। दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर यदवीर सिंह डंडवाल का निधन हो गया है। जानकारी के अनुसार वह काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिसके चलते देर रात उनका निधन हो गया। वाईएस डडवाल 1974 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। वर्ष 2007 से लेकर वर्ष 2010 तक वह दिल्ली पुलिस कमिश्नर रहे थे। इसके बाद वह एसएसबी के डीजी बन गए और वहां से सेवानिवृत्त हुए थे। सामान्य वर्ग के डिब्बों में यात्रा करने के लिए उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बायोमेट्रिक टोकन मशीन लॉन्च की है। इस मशीन के आने से अब सामान्य डिब्बों में भी आरक्षण की सुविधा होगी। ये अपने तरह का एक पहला प्रोग्राम है। फिलहाल ये मशीन अभी केवल साउथ सेंट्रल रेलवे के सिकंदराबाद स्टेशन पर लगाई गई है। यात्रियों को यात्रा करने से पहले इस बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से टिकट लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपनी सफर की जानकारी देते हुए मशीन पर अंगूठा लगाना होगा, जिसके बाद मशीन आपकी जानकारी हासिल कर टोकन जनरेट कर देगी, जिसमें डब्बा नंबर और सीरियल नंबर अंकित होगा। कोरोना संक्रमण के मामले देश में एक बार फिर बढ़ते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31,923 नए मामले सामने आए हैं। इसी दौरान कोरोना के संक्रमण से 282 मरीजों की मौत हुई है, जहां केरल से कोरोना वायरस संक्रमण के 19,675 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 45,59,628 हो गई। अब देश में कोरोना के कुल मामले 3,35,83,421 हो गए हैं। वहीं सक्रिय मामले 3,01,640 हैं। कोरोना से देश में कुल 4,46,050 मौत हो गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए एफएम न्यूज।